हेलो फ्रेंड्स, द $12 ट्रिलियन क्वेश्चन नोबडी इज आस्किंग। 22 माइल का एक छोटा सा पानी का रास्ता, बस इतना छोटा कि दिल्ली से चलकर दिल्ली के आसपास के छोटे शहरों में आप मात्र 20 से 25 मिनट में पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी भी वही 22 माइल का स्ट्रेच पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला रहा है। और ये सवाल हमको अपने आप से पूछना चाहिए कि पेट्रोल आज 105 रुपए के ऊपर क्यों बढ़ रहा है? रसोई के सिलेंडर 900 रुपए से ज्यादा का क्यों हो गया है? सरकार एक तरफ तो कहती है कि महंगाई बहुत काबू में है, मीडिया भी कहता है कि महंगाई जो पूरे वर्ल्ड में हो रही है उसका हम क्या ही कर सकते हैं, लेकिन यह कोई नहीं बता रहा कि इस इन्फ्लेशन का असली कारण क्या है। आज मैं तुम्हें वो कारण बताता हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लड़ाई को लगभग 12 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं। ट्रम्प बार बार यही कह रहे हैं कि डील फाइनल हो चुकी है, ईरान पूरा सरेंडर कर चुका है, बट ईरान की तरफ से अभी तक कोई भी डील फाइनलाइज नहीं हो पाई और बीच में फंसी है आम जनता। अमेरिका के लोग फ्यूल के लिए ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं, यूरोप में इंडस्ट्रीज प्रेशर में और इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और वॉशिंगटन को अभी भी यही लगता है कि सिचुएशन अभी भी अंडर कंट्रोल है, लेकिन रियलिटी कंडीशन ऐसी कुछ भी नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जियोपॉलिटिकल ट्री चैनल। अगर आप यहाँ पर नए हो, यह चैनल कॉम्प्लिकेटेड ग्लोबल इवेंट्स को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता है। नो प्रोपेगेंडा, नो टीवी ड्रामा, बस एक्चुअल पिक्चर। आज इस वीडियो में हम एक्जैक्टली समझेंगे कि ईरान पीछे क्यों नहीं हट रहा है, अमेरिका कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका असर आपके और हमारी डेली लाइफ पर कैसे पड़ रहा है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हम चलते हैं अपने वापस टॉपिक की ओर। हमको ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका बेसिकली ईरान से कौन सी चीजें चाहता है। अमेरिका ईरान से दो चीजें चाहता है। पहली, ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बना पाए। दूसरी डिमांड अमेरिका की यह है कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल नहीं करने दिया जाए। नो टोल्स, नो रेस्ट्रिक्शन, नो अथॉरिटी। यहाँ पर हम सभी को इसके पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझने की जरूरी है। न्यूक्लियर इशू पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान ने ओबामा के साथ एक न्यूक्लियर डील साइन की, बट डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने 2018 में खुद JCPOA डील कैंसिल कर दी। ये वही न्यूक्लियर डील थी जिससे ईरान के प्रोग्राम को लिमिट कर दिया था, न्यूक्लियर प्रोग्राम। मतलब अब बात तो वही हो गई कि पहले डील तोड़ो और फिर बोलो ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चला सकता। ये तो वही बात हो गई कि चीट भी मेरी पट भी मेरी। अब हम आते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। यूएस सेक्रेटरी मार्को रूबियो को तो आपने बार बार टीवी पर बोलते हुए सुना ही होगा कि यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक इंटरनेशनल वाटर है, लेकिन टेक्निकली कहानी इतनी सिंपल नहीं है। चलिए इसकी जियोग्राफी पर एक नजर डालते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब नियरेस्ट पॉइंट पर लगभग 22 माइल्स की वाइड है। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से हर कंट्री के पास 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर होती है। मतलब नॉर्थ साइड पर ईरान है, साउथ साइड पर ओमान। 12 माइल ईरान के हो सकते हैं, 12 माइल ओमान के होते हैं, तो टोटल 24 माइल। बट ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुद ही 22 माइल का है। मतलब प्रैक्टिकली पूरा स्ट्रेट दोनों देशों की टेरिटोरियल जोन के अंदर आता है। इसका मतलब ये हॉर्मुज कंप्लीटली इंटरनेशनल वाटर नहीं है, ये पानी तो इन दोनों देशों का ही रहा। और ऑनेस्टली अगर अमेरिका के पास, अमेरिका की कोस्ट के पास कुछ ऐसा स्ट्रेटेजिक चेक पॉइंट होता तो अमेरिका शायद ही उसको छोड़ता, और वो भी इसी तरह से बिहेव करता। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि ईरान डील के लिए मान क्यों नहीं रहा। देखो, उनकी अपनी एक अलग पर्सपेक्टिव, अपन उनको उनके हिसाब से सोचना पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बेसिकली उनका एक बिगेस्ट लीवरेज पॉइंट है। पूरी दुनिया का लगभग 20% ऑयल इसी रूट से गुजरता है। मतलब जो इस चेक पॉइंट को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है, उसके पास ग्लोबल इकोनॉमी पर प्रेशर डालने की पावर भी होती है। ईरान ये बात बहुत अच्छे से समझता है। और अगर न्यूक्लियर इशू पर भी हम एक नजर डालें तो ईरान का आर्गुमेंट हमको बहुत ही फेयर लगता है। इंटरनेशनल लॉ पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी की परमिशन देता है, यूएन भी इसको रिकॉग्नाइज करता है। ईरान कहता है अगर पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम लीगल है तो हमें कम्प्लीटली बैन कैसे किया जा सकता है। ईरान की लीडरशिप, आर्मी की जो लीडरशिप है, उनका तो यहाँ तक भी कहना है कि इसराइल और अमेरिका हमें इसीलिए डराते हैं क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। और ऑनेस्टली ये आर्गुमेंट मुझे पूरी तरीके से इरेशनल भी नहीं लगता, क्योंकि दुनिया को तो ये पता है कि इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन ऑफिशियली यूएसए इसको कभी ओपनली एक्नॉलेज नहीं करता। आपको ये जानकर एक बहुत आश्चर्य होगा कि इसराइल ने तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी साइन नहीं की है। ईरान ने जब ये वाली ट्रीटी साइन की थी फिर भी प्रेशर ईरान पर ही जाता है। तो ईरान में बैठे कुछ लोग नेचुरली बोल भी सकते हैं कि अगर हमें इंस्पेक्शन फेस करनी है तो इसराइल को भी सेम रूल फॉलो करना चाहिए। उनकी साइड से अगर अपन देखे जाए तो ये आर्गुमेंट हमको बहुत ही फेयर लगता है। हमें एक बात यहाँ पर एक अच्छे से समझनी चाहिए कि अमेरिका इस इशू को क्यों नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये सिर्फ ईरान की बात नहीं है। अगर ईरान सक्सेसफुली एस्टेब्लिश कर देता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, पूरा ईरान का ही कंट्रोल रहेगा और उसकी आज्ञा से ही यहाँ पे ऑयल के टैंकर होकर गुजर सकेंगे, तो इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस दुनिया में भी होंगे। हमें एक बात यहाँ पर बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि अमेरिका इस इशू को क्यों नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ ईरान की नहीं हो रही। अगर ईरान अपने मकसद में कामयाब हो जाता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पेनल्टी और टोल लगाना चालू कर देता है, पैसेजेस भी रिस्ट्रिक्टेड कर देता है, तो फिर यही पैटर्न दुनिया के बाकी चेक पॉइंट्स पर भी देखने को मिल सकता है। फिर कल से यमन भी बोल सकता है कि हमें बब अल मदबाद में हमारा अधिकार चाहिए, और फिर साउथ ईस्ट एशिया में भी स्ट्रेट ऑफ मल्लका पर भी यही प्रॉब्लम उठ सकती है। फिर जिब्राल्टर पे भी यही प्रॉब्लम आ सकती है, और यही पैटर्न पूरी ग्लोबल ट्रेड सिस्टम का बैकबोन। अगर हर कंट्री स्ट्रेटेजिक वाटरवेज पर फुल्ली कंट्रोल क्लेम करने लगे तो ग्लोबल इकोनॉमी की तो धज्जे उड़ जाएगी। तो अमेरिका यहाँ पर ग्लोबल प्रिंसिपल को डिफेंड कर रहा है। मेजर टूल रोड्स भी खुले रहने चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ईरान को अब समझ में आ चुका है, उसे पता है कि उसका
प्रेशर पॉइंट यही है और वो इतनी आसानी से इसको छोड़ने वाला नहीं है। चाहे तुम बम गिराओ, चाहे उसको डराओ, चाहे कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आइए अब ये देखते हैं कि ट्रम्प ईरान को कितनी बार प्रेशराइज करते हैं और उनके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ट्रम्प कई बार पब्लिकली बोल चुके हैं कि ईरान तो खत्म हो चुका है, ईरान की नेवी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ईरान की आर्मी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ईरान की एयरफोर्स को हम खत्म कर देंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी इतनी सिंपल भी नहीं है। ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने के लिए कोई बहुत बड़ी नेवी की जरूरत नहीं है। उनको बस कुछ ड्रोन चाहिए, कुछ मिसाइल चाहिए, कुछ सुपर फास्ट बोट्स चाहिए और सी माइंस चाहिए, जो कि बहुत ही कम पैसे में यूज किया जा सकता है। अब अमेरिका के लिए ये नाक का सवाल हो गया, क्योंकि 22 माइल का जो वाटर स्ट्रेच है उसको परमानेंटली सिक्योर रखना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क है। इसलिए हम जब भी सुनते हैं कि ईरान का खात्मा हो चुका है, ईरान हार चुका है, तो हमको उस बात पे थोड़ा गौर करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि अभी भी सिचुएशन अमेरिका के हाथ में नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट्स और एक्चुअल बैटलफील्ड्स रियलिटी हमेशा सेम नहीं होती। और आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। पर्सनली मुझे नहीं लगता कि ये सिचुएशन जल्दी सॉल्व होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे टाइम तक डिस्टर्ब रह सकता है, मे बी मंथ्स, पॉसिबली ईयर एंड्स तक। अगर आपको इसी बीच में कल से ये घोषणा सुनाई आ जाए न्यूज के माध्यम से कि चलो ये डील तो फाइनल हो गई, पीस डील हो गई, लेकिन फिर थोड़े दिनों बाद यही हकीकत सामने आने वाली है कि अमेरिका और ईरान के बीच में शांति नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों के एजेंडास अलग अलग है। अब बात तो यही आकर फंस रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर इतने लंबे समय तक बंद रखा जाएगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही सीरियस होंगे। ग्लोबल फूड प्राइसेस ऑलरेडी बहुत प्रेशर में आ चुका है। फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन, और जो कि हेवीली नेचुरल गैस पर डिपेंड करता है, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है। एनर्जी डिस्ट्रप्शन का डायरेक्ट इफेक्ट एग्रीकल्चर पर ही पड़ता है, यानी एनर्जी क्राइसिस सीधे फूड क्राइसिस पे जाएगा, फूड क्राइसिस सीधे आपकी पॉकेट पर आएगा। सप्लाई चेन तो पूरी तरीके से बर्बाद ही हो चुकी है। अभी हम देखते हैं कि अमेरिका में जून और जुलाई में और फिर आने वाले फॉल में एक बहुत बड़ा डीजल का क्राइसिस आने वाला है, क्योंकि अमेरिका में डीजल की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रही है और सारे के सारे ट्रकों पर इसका असर पड़ने वाला है। यह डीजल सिर्फ ट्रक्स के लिए नहीं है, यह फार्मिंग इक्विपमेंट्स के लिए भी होते हैं, फ्रेट ट्रांसपोर्ट के लिए भी होते हैं, लॉजिस्टिक के लिए भी यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज होता है। तो बेसिकली फिजिकल इकोनॉमी का जो बैकबोन है वो गैस और ऑयल की बहुत शॉर्टेज होने वाली है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मीडिया बार बार यही दोहराती रहती है कि ईरान कोलैप्स होने वाला है, ईरान खत्म होने वाला है, लेकिन प्रेशर सिर्फ ईरान पर नहीं है। गल्फ कंट्रीज जो कि कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, ये सब की सब अमेरिका को यही प्रेशर डालना चाहते हैं कि जो भी हो, जैसे भी हो, रिजोल्यूशन जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि उनकी इकोनॉमीज भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रही है। और ये सबके सब अमेरिकन अलाइज जो है। ईरान ऑलरेडी बहुत सारा लॉस कर चुका है, ईरान के अंदर बॉम्बिंग हो चुकी है, उनकी लीडरशिप को मारा जा चुका है, उनके ऊपर सैंक्शन लग चुके हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। लेकिन अब ये सिचुएशन ऐसी नहीं है कि इतना सब कुछ झेलने के बाद ईरान एक फिर से पूरी तरीके से सरेंडर कर दे, क्योंकि कुछ न कुछ तो उसको पीस डील के माध्यम से चाहिए ही रहेगा। चाहे सैंक्शन का अमाउंट, वो अपना ऑयल पूरे वर्ल्ड में बेच सके, चाहे न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कुछ बात। और अभी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ईरानियन सोसाइटी जो पहले से ज्यादा यूनाइटेड दिख रही है। तो इसकी फाइनल रियलिटी आखिर हो क्या सकती है? सिंपल एक ही चीज है कि यूएस और ईरान की डिमांड्स अभी फंडामेंटली इनकम्पेटिबल है। ईरान सर्वाइवल और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल की बात कर रहा है, अमेरिका ग्लोबल ट्रेड सिस्टम को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। दोनों साइड के लिए पीछे हटना पॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली डिफिकल्टी। इसलिए जब भी हेडलाइंस आ रही डील क्लोज है और डील होने वाली है, तो हमें इस पर जरूर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अभी ग्राउंड सिचुएशन देखकर ऐसा नहीं लगा कि एग्रीमेंट नियर बाय है। और अनफॉर्चुनेटली इस क्राइसिस का असर आम लोगों पर भी पड़ता रहेगा। पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे, खाने के दाम बढ़ेंगे, शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी, सप्लाई चेन तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरीके से खराब हो चुकी है। ये सब के सब इंटरकनेक्टेड है। सो बेस्ट थिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इन्फॉर्म रह सकते हैं, हम लोग प्रिपेयर्ड रह सकते हैं। तो अब हमें इस बात का इंतजार ही रहेगा कि आगे ईरान और यूएस मिलकर क्या करना चाहते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक ही बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं किसी साइड को सपोर्ट नहीं कर रहा, ना ईरान की, ना वॉर की, ना यूएसए की, क्योंकि ये सब जो भी है केओस फैला हुआ है, इसमें हम सिर्फ शांति चाहते हैं, क्योंकि हमारा भी आम जिंदगी पर बहुत असर पड़ रहा है। और शांति का मतलब ये नहीं है कि रियलिटी को हम इग्नोर कर सके। इसलिए हमेशा अपने आसपास की न्यूज को देखना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि कौन क्या चाहता है और कौन से देश का मकसद किसी पर हमला करने के पीछे क्या हो सकता है। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। गॉड ब्लेस यू। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।